दिखाता हूँ घबराओ हो मत। जाएंगे। नहीं, दिलीप सर से मत खोजना, देखो। अरे यार, इससे मत खोजो, इससे खोजोगे तो नहीं मिलेगा। इससे खोजोगे, देखो ये देखो, ये चैनल पर मेरा फोटो है, दिख रहा है आपको? सर एक यस मिनट सर। रुकिए सर। यस सर। सर हाँ, तो यहाँ से आप कुछ देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाले हुए लेक्चर है, लेकिन आपके सारे कागज नहीं होंगे। कुछ मैथ के लिंक मिलेंगे, कुछ ये पॉलीफेज मिलेंगे। तो बेसिक्स ऑफ थ्री फेज का एक नेक्स्ट देखो, यहाँ पे है बेसिक्स ऑफ थ्री फेज, ये आपको देखना है। ये भाई कौन है यार? म्यूट करो तो अपने आप को। ये जो भी है उसको पहले म्यूट करो बाबू। तो वहां से आप देख सकते हो। चलो ठीक है, मैं आगे बढ़ू। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पॉलीफेज। क्या पढ़ेंगे बाबू? पॉलीफेज। स्क्रीन विजिबल है सबको? यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। मैं यस सर। सुनना। यस सर। सर स्क्रीन नहीं आ रहा है सर। नहीं, यस सर। नहीं यार, तो तुम देखो तुम में क्या प्रॉब्लम है, तुम अपना प्रॉब्लम देखो। देखो, पॉलीफेज क्या लिखा मैंने बोर्ड बाबू? पॉलीफेज। देखो, पॉलीफेज के मतलब समझिए क्या मीनिंग है, पहले समझिएगा। देखिए, पोली के मतलब होता है मेनी, मतलब बहुत। आप फेज के मतलब समझ ही रहे हो, सिंगल फेज और थ्री फेज। अपने यहाँ दो ही फेज चलता है ना बाबू? बोलो, अपने यहाँ कितने फेज चलता है? सिंगल फेज। सिंगल फेज। आपके घर में सप्लाई जो आता है कौन आता है बाबू? रुको यार, पहले सुनो। टू फेज सर। अपने मन से ये बुझाओ मत बुझो। मैंने बोला कि आपके घर में जो सप्लाई आता है वो हमेशा सिंगल फेज। कौन सा फेज आता है बाबू? सिंगल सिंगल फेज। तो जो आपके घर में सिंगल वोल्टेज आता फेज है दैट विल बी द फेज वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज होता है? वोल्टेज। फेज वोल्टेज। लेकिन जब, हाँ, लेकिन जब बाहर, फेज हाँ, वोल्टेज। पेज वोल्टेज। लेकिन जब बाहर पोल पे जाओगे तब पोल पे देखना 3 गो वायर बिछा होता है, देखे हो? किसी किसी पोल पे 4 थ्री वायर फेज। बिछे। हाँ। यस अब सर, देखे हैं। चार चार मैं सर। बता रहा हूँ, सुनते चलो। पहले सुनोगे तो सब चीज समझ में आएगा, नहीं सुनोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। तो आप किसी किसी पोल पे जाओगे तो 4 वायर दिखेगा, हालांकि 4 ही वायर दिखना चाहिए। जितने भी आपके गली मोहल्ले में पोल बिछे है, सब पे 4 वायर ही दिखना चाहिए। तो जो सबसे ऊपर वाला वायर होता है दैट इज योर न्यूट्रल, सबसे ऊपर अलग होता है ये। लेकिन इसके नीचे 3 गो वायर होता है जिसको बोलते हैं आर, वाई और बी। समझिएगा मेरे, आर वाई बी। आर का मतलब होता है बाबू रेड। तो देखना, आपको रेड कलर का वायर आता है, फिर येलो कलर का वायर आता है, और फिर ब्लू कलर का वायर आता है। इसके बाद यस न्यूट्रल का सर। जो न्यूट्रल का जो कलर होता है ब्लैक। क्या होता है बाबू? ब्लैक। यानी न्यूट्रल का ब्लैक कलर आता है। और एक लास्ट आपके घर में और वायर यूज होता है जिस वायर को बोलते हैं अर्थ वायर। कौन सा वायर बाबू? अर्थ वायर, अर्थ अर्थिंग के लिए। तो वो उसका कलर होता है ग्रीन। क्या कलर होता है बाबू? ग्रीन। ग्रीन। अब सुनिएगा, अब ये जो पोल पे जाओगे तो ये 4 वायर, हाँ, जो पोल पे जाओगे तो ये 4 वायर दिखेगा। और वहां रेड और ग्रीन नहीं होता, वहां पर नंगा वायर होता है। देखो सारा व्हाइट व्हाइट वायर दिखेगा, एकदम स्टील की तरह चमकता रहता है। यस सर। यस सर। यस सर, ग्रे कलर का। हाँ, तो देखिए, ये सारे के सारे इसको हम बोलते हैं थ्री फेज। क्या बोलते हैं बाबू? सुनिएगा मेरे बात को, ये, हाँ सुनिएगा। ये थ्री फेज का बिछा हुआ है। जितने भी बड़े बड़े पोल आप जाओगे, खेतों में बड़ा बड़ा पोल दिखता है ना, तो वहां पर 3 ही वायर होता है, न्यूट्रल नहीं होता है। ये थ्री फेज सिस्टम है। कौन सा फेज सिस्टम है बाबू? थ्री फेज सिस्टम। लेकिन आपके आपके घर में आता है सिंगल फेज। क्या आता है वो घर में आपका? सिंगल फेज। सिंगल पेज। अब आपके घर में सिंगल फेज आता है तो सुनना कैसे आता है। अब आप लोगों ने देखा होगा तो बहुत लोगों के घर में देखा, मिस्त्री क्या किया होगा, पोल से एक ही वायर लाया होगा, और एक वायर आपके घर के किसी हैंडपंप वगैरह के पास से ले लिया होगा, देखना। अर्थिंग बोलते हैं। हाँ, अर्थिंग जिससे सर। आप लोग, तो होता क्या है कि न्यूट्रल वो आपके घर के ग्राउंड से ले लेता है, और एक पोल से एक ही वायर लेके आता है। कितना वायर लेके आता है बाबू पोल से? एक। 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 इसी एक ही तरह, वायर। हाँ अब सुनिएगा, या पोल से 2 वायर लेके आएगा। मतलब देखिए, ध्यान से सुनिएगा मेरे बात को। मतलब मैं आर वाई बी में से कोई एक वायर, किसमें से बाबू? आर वाई बी में से कोई एक वायर ले लिया, सपोज मानो एक वायर ले लिया, और एक वायर न्यूट्रल से, तो इसको हम लोग बोलते हैं सिंगल फेज। क्या बोलते हैं बाबू? सिंगल फेज। मतलब आर वाई बी में कितना, आर वाई बी में कोई एक, और न्यूट्रल से कनेक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल फेज। तो देखना क्या सिंगल होता है। फेज। अब सुनना, जैसे एक मोहल्ला है पूरा, तो मोहल्ला में देखना कभी कभी क्या होता है कि एक मोहल्ला का लाइट टूट जाती है और एक मोहल्ला का लाइट रहता है, देखे हो? यस सर। यस यस सर। सर। यस तो सर। सुनिएगा। फिर एक मोहल्ला देखो, ये एक मोहल्ले को लाइट दे दिया, किस मोहल्ले को बाबू? एक मोहल्ले को। इसी तरह दूसरे मोहल्लों से क्या किया, इसने वाई से ले लिया और एक न्यूट्रल ले लिया। समझिए, चलिएगा।
ये अगेन एक फेज हो गया, सिंगल फेज। और फिर एक मोहल्ले को इसने क्या किया, एक मोहल्ले को इसने ब्लू से ले लिया और फिर एक न्यूट्रल से ले लिया। ध्यान सुनिएगा, ये सब सिंगल फेज। तो देखिए अगर एक मोहल्ला का लाइट कैसे उड़ जाता, सुन लीजिएगा पहले, ध्यान सुनिएगा। तो ये सब सिंगल फेज। अब एक मोहल्ला, इसने एक मोहल्ला को दे दिया, इसे एक मोहल्ला को दे दिया और एक मोहल्ला, क्योंकि बराबर बराबर लोड बांटना जरूरी है, क्योंकि सिस्टम को बैलेंस रखना है। तो तीनों फेज पर क्या करेंगे हम, बैलेंस लोड रखेंगे। भाई जाहिर सी बात है ना, मान लीजिए आप किसी कंपनी में जेई बनिएगा, तो भाई आप ही जेई नहीं होएगा, और भी लोग जेई होंगे, हाँ या ना। अब सारा कंपनी आप ही को काम थमा देगा, बाकी लोग को नहीं देखेगा, तो आप क्या होगा, आप अनबैलेंस फील करोगे नहीं करोगे। यस इसी तरह इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये 3 फेज पे एकदम बैलेंस लोड होना चाहिए। तो आर वाई बी 3 फेज होता है। तो मान लो 100 घर को एक आर से दे दिया, 100 घर को वाई से दे दिया और 100 घर को किससे दे दिया, ब्लू से। समझ में आ रहा है। तो मतलब इसमें 100 घर जोड़ दिया, यहाँ पे 100 घर जोड़ दिया, कितना घर, यहाँ पे भी 100 घर जोड़ दिया और यहाँ पे भी 100 घर जोड़ दिया। तो 100 क्या हो जाएगा, सब बैलेंस हो जाएंगे, अब 12 रहेंगे। अब क्या होगा, Yes, sir. मानो एक का फ्यूज उड़ गया, मतलब एक ब्लू वाला उड़ गया या एक रेड वाला खराब हो गया, तो रेड वाला से जितना लोग कनेक्ट होंगे, मतलब ये ग्रीन वाला, और सबका लाइट क्या हो जाएगा, गुल हो जाएगा, बाकी सबका लाइट जलता रहेगा, बाकी सबका लाइट जलता रहेगा। तो रेड वाला फिर ग्रीन वाला कंप्लेन करेगा बिजली बोर्ड में, सर मेरे यहाँ लाइट नहीं आ रही है। तो फिर कहता कि नहीं, आपका एक वायर 33 के भी उड़ गया, 11 के भी उड़ गया, तो घबराइए मत, पहले रेक्टिफाई हुआ तो फिर लाइट मिलेगा, 1 घंटा टाइम लगेगा, बोलता है ना। तो ये जो है समझिएगा, तो ये सारे के सारे सिंगल फेज है। कौन सा फेज बाबू, ये सारे के सारे कौन से सिंगल फेज। और अपने घर में यही आता है। तो सिंगल फेज का वोल्टेज होता है बाबू 240 वोल्ट, लेकिन आपके घर में आता है 220 230। 220। आई बात समझ में, हाँ सुनिएगा। तो हरा वाला भी तो तार होता है। अब देखिए बाबू, इसको हम लोग कौन वोल्टेज बोले, सिंगल फेज वोल्टेज। क्या बोले बाबू, फेज वोल्टेज। अब सुनिएगा क्या होगा। अब किसी ने क्या किया, तो वोल्टेज बहुत कम आ रहा था, वो क्या करेगा, अपना टोका फंसाता है। क्या फंसाता था गांव में पहले लोग, टोका। तो वोल्टेज कम होता था तो क्या करेगा, वो 2 आर या वाई या किसी से ले लेगा, मान लो इससे कनेक्शन ले लेगा और इससे कनेक्शन ले लेगा। तो उसके घर में अब जो वोल्टेज आएगा, उस वोल्टेज को हम लोग बोलेंगे लाइन वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज बाबू, कौन सा वोल्टेज, लाइन वोल्टेज। लाइन वोल्टेज सर। यानी तो हरा वाला सर तार नहीं रहता है नहीं, हरा वाला तार यहाँ नहीं होता है सर, अर्थिन में सर, जो अर्थ से सर जुड़ा रहता है सो। अरे बाबा नहीं होता है यहाँ पोल पे। क्या हुआ बताओ ना, क्या कोई दिक्कत है। तो कौन वाला रहता है उसके जगह पे क्या बाबू, सर, अर्थिन वाला सर जो तार रहता है उसका सर कलर कैसा रहता है। ग्रीन कलर। तो सर वो वाला सर इसमें नहीं लिखे है, हरा वाला। ना इसमें नहीं लिखे हैं। अब पूछिए, कुछ रीजन है, बताते हैं क्यों, घबराइए मत। अभी आर वाई बी 3 लाइन है बाबू। यस सर। तो इसको हम लोग बोलते हैं लाइव कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर बाबू, क्या बोलते हैं इसको, लाइव कंडक्टर। लाइन कनेक्ट। लाइव कंडक्टर, नॉट कंडक्टर, कंडक्टर, ठीक है। हिंदी क्या होता अब सुनिए, हाँ अब इस लाइव में इसी में करंट मिलता है, न्यूट्रल में करंट वोरेंट नहीं होता है। अर्थ वाले में, अब देखिए होता क्या है, गांव के जो मिस्त्री आता है तो क्या करते हैं, एक वायर जोड़ता है और घर के बीम में जोड़ देता है। कभी देखिए हो, जब घर बन रहा होगा तो एक वायर बॉक्स में जोड़ता है, उसका मेटल वाला बॉक्स में, और उसको बीम में जोड़ देता है। यस सर, यस सर। दैट इज अर्थिंग। वो अर्थिंग वही दे देता है, इसलिए अर्थ वायर आपके घर में नहीं दौड़ाता है। आई बात समझ में। लेकिन बड़े बड़े प्लांट में पहुंचोगे, बड़े बड़े कंपनियों में, तो वहां पे अर्थिंग के लिए अर्थिंग दिया जाएगा, अलग से अर्थिंग लगा डाला जाता है। एक पाइप अर्थिंग होता है, उसको डाला जाता है। आई बात समझ में। तो बड़े बड़े प्लांट वाला उससे काम नहीं, घरों में उतना काम कर लिया, लेकिन बड़े बड़े प्लांट में नहीं किया जाएगा, क्योंकि 16-17 हजार एक अर्थिंग का कॉस्ट होता है। तो घर में कोई नहीं लगाता भाई, जितना बाबू लगता है झुंझुना क्यों बजाएगा। बात समझ में आ रहे हो। Yes, sir. तो घर में काम चल जाता है। अब सुनना मैंने, अब लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज। तो देखिए किसी भी एक लाइन से आर वाई बी से, कोई भी एक लाइन और न्यूट्रल के बीच के वोल्टेज को हम क्या बोले, फेज वोल्टेज। मतलब क्या सुनिए, मतलब द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द लाइन दैट इज आर या वाई या बी एंड द न्यूट्रल इज कॉल्ड फेज वोल्टेज। आई बात समझ में। क्या समझ में आया मैंने क्या बोला बाबू, कि आर वाई बी में कोई एक लाइन और न्यूट्रल के बीच का जो वोल्टेज होगा उसे हम कौन सा वोल्टेज बोलेंगे, फेज वोल्टेज। फेज वोल्टेज। लेकिन किसी भी 2 लाइन के बीच के वोल्टेज को हम बोलते हैं लाइन वोल्टेज। कौन सा 2 लाइन, आर वाई बी। आर वाई बी में कोई भी 2 लाइन के बीच का वोल्टेज लोगे तो हम क्या बोलेंगे बाबू,
Line voltage. Line voltage. Line voltage. यानी द वोल्टेज बिटवीन एनी ऑफ द टू लाइन दैट इज आर या वाई या बी इज कॉल्ड लाइन वोल्टेज। क्लियर है? बोल बाबू। Yes, sir. Yes, अब sir. तो आपके बाहर पोल पे जितने वायर बिछे हैं दैट इज 3 फेज, लेकिन आपके घर में सिंगल फेज आता है। समझ में आया? अब आपके मन में डाउट होगा कि सर जब घर में सिंगल फेज आता था सिंगल फेज क्यों नहीं बिछाते, कि 4 वायर बिछा के कॉस्ट लगाते हैं ज्यादा? भाई डाउट होगा? हाँ सर। Yes, sir. डाउट होगा। सेम लोड पे। यस सर। अच्छा डाउट होगा, सब लोग को डाउट है? हाँ सर। यस सर। यस सर, हमको तो है। तब बेसिकली आप इलेक्ट्रिकल से नहीं हो, इलेक्ट्रिकल में जाते तो उसको पढ़ाया जाता है, तो थर्ड सेम में सब्जेक्ट होता है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, फोर्थ सेम में मिलता है। अब सुनिएगा क्यों होता है, क्योंकि हमारे रूल में ये होता है कि जितना हाई वोल्टेज ट्रांसफर करिएगा लॉसेस उतना ही क्या होता है, कम होता है। क्या होता है बाबू? Losses कम होता है। कम होता है। लॉसेस कम होगा सर। तो सर लॉस कम क्यों होगा? तो उसका रिलेशन होता है बाबू, उसका रिलेशन होता है, ऐसे कम नहीं होता है, एक्चुअली रिलेशन होता है, विदाउट रिलेशन कुछ होता नहीं है। अब लॉसेस के बारे में आप चूंकि जानते नहीं हो इसलिए मैं वहां पे ज्यादा आइडिया नहीं, बस आपके दिमाग में इतना ही बात भरना चाहूंगा कि जितना देखिए होता क्या है मैं बता देता हूँ। ट्रांसलेशन भी सब करता है क्या? सुनो सुनो मैं बताता हूँ, मैं पहले सुन लो, मैं आपको एक नॉर्मल लैंग्वेज जोड़ता हूँ। जैसे मान लो कि आप इस पटना में रहते थे, किसी एरिया में रह रहे हो, वहां का पानी खराब हो, तो आप पानी वाले से फोन पे पानी मंगाते थे। यस तो मान लो उस एरिया में Yes, आप sir. एक लौता मतलब पानी मंगाने वाले थे किसी एजेंसी से, तो बोला भाई देखो हम लेंगे लेकिन आपसे ना 30 रुपये नहीं 50 रुपये लेंगे। तो आप बोले भाई चल भाई 50 रुपये ले पहुंचा देना पानी। अब उस एरिया में आप ही एक लौता थे तो वो 50 में लेता था, लेके आता था। क्यों? क्योंकि एक ही वाटर एक ही बोतल पानी लेने के लिए उसको गाड़ी का खर्च देना पड़ता था कि नहीं, एक बंदा को अकेला छोड़ना पड़ता था, इसलिए उसने Yes, क्या किया, पैसा बढ़ा कर लिया। अब देखिए, अब उसी एरिया में धीरे धीरे आपने कुछ दोस्तों को भी रख बोला कि आज रूम दिलवा देते हैं, आज रूम ले लेना। अब सब दोस्त आके आपके उस एरिया में कुछ रहने लगे, तो उन्होंने बोला पानी कहाँ से मंगाते हो, तो फिर आपने एड्रेस दिया, तो फिर उसी से पानी मंगाना स्टार्ट कर दिया। तो धीरे धीरे 5-10 बोतल पानी हो गया। अब 10 बोतल पानी वो भेजेगा तो कहेगा ठीक है आप कॉस्ट कम कर देंगे, अब कहेगा 35 रुपये दे दीजिएगा आप लोग। क्यों? क्योंकि अब 10 ही बोतल पानी लाने के लिए फिर उतना ही खर्च करना पड़ेगा ना उसको, तेल वोल। यस सर। Yes, आप sir. समझिए। Yes, sir. तो उसने क्या किया, अब कॉस्ट कम कर दिया। क्या है कि भाई अब कोई बात नहीं, हमारा ट्रांसपोर्टेशन का 1 बोतल लाने में उतना ही लगता था, 10 बोतल लाने में उतना ही लग रहा है, तो हम वो कॉस्ट कम कर देंगे। तो कॉस्ट कम, पैसा कम लेता था कि नहीं। इसी तरह वोल्टेज ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर करिएगा तो लॉसेस क्या होता है, कम होता है। ठीक, ज्यादा से ज्यादा बोतल पानी ट्रांसफर करिएगा एक जगह, तो पैसा क्या होगा, रेट कम होगा। आई बात समझ में? यस सर। Yes, sir. हाँ, इसका एक मैथमेटिकल रिलेशन वो नहीं बताना चाह रहा था, प्रैक्टिकल से जोड़ दिया मैंने। ठीक है, ये बात समझ में आई? अब आते हैं फेज, तब फेज वोल्टेज लाइन वोल्टेज क्लियर हुआ? बोले Yes, sir. यस सर। अब देखिए, तो पॉलीफेज के मतलब ये होता है बहुत, मतलब जिसमें मोर देन वन फेज होता है उसे हम बोलते हैं पॉलीफेज। क्या बोलते हैं बाबू? उसे बोलते हैं पॉलीफेज। तो देखिए लिखा है कि पॉलीफेज सिस्टम मींस द सिस्टम व्हिच कंसिस्ट ऑफ सेवरल वाइंडिंग और फेज, मतलब ज्यादा वाइंडिंग और फेज हो तो उसको हम बोलते हैं बाबू पॉलीफेज। अब पॉलीफेज में कौन सिस्टम आएगा? 3 फेज। कौन सा सिस्टम आएगा बाबू? 3 फेज। Three phase. अब 3 फेज। तो यहाँ पे एक रूल ये होता है कि तीनों फेज में जो वोल्टेज होते हैं, जैसे आर वाई बी है ना बाबू, तो आर वाई बी का वोल्टेज जो होगा उनका मैग्नीट्यूड तीनों का सेम होता है। क्या होता है बाबू? सेम होता है Same होता है magnitude. और फ्रीक्वेंसी भी सेम होता है। क्या क्या सेम होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड Magnitude और frequency दोनों Magnitude and same होता है। लेकिन फेज डिफरेंस एक दूसरे से अलग होते हैं। क्या होते हैं बाबू फेज डिफरेंस? अलग अलग। अब आपके मन में सर doubt ये हो- अलग क्यों होता है? अरे रुको ना, वो आ रहे ना। अब आपके मन में डाउट हो रहा होगा सर ऐसा क्यों हुआ, फेजे क्यों अलग हुआ, मैग्नीट्यूड और फ्रीक्वेंसी सेम क्यों रहा? तो देखिए, क्योंकि जितने भी पावर जनरेशन होता है वो कहाँ से होता है बाबू? पावर प्लांट से। यस और पावर प्लांट कहाँ है, कौन सा पावर प्लांट है अपने देश में? कुछ पावर प्लांट का नाम जानते हो? बार। थर्मल Yes sir, पावर प्लांट। NTPC. सर Yes, sir. एनटीपीसी बार। कहलगांव सर। एनटीपीसी। एनटीपीसी कहलगांव। हाँ कोई भी एनटीपीसी। अब एनटीपीसी, चलो अब आपने एनटीपीसी बोला ना बाबू, यस बोलिए। अब एनटीपीसी जब बोला था, एनटीपीसी की थोड़ा भाषा समझते हैं, समझिएगा। एनटीपीसी में क्या होता है, तो वो भैया कोयला से एनर्जी क्रिएट करता है। कैसे? तो जहां भी देखो, ध्यान सुनना, अब घर में भी आप जब लाइट नहीं था तो घर में आपका लाइट कहाँ से आता था? पावर भी
जनरेटर से। जो पैसा वाला लोग थे उनके घर पे क्या होता था? जनरेटर जनरेटर चलता था। जनरेटर। जनरेटर। और यस जनरेटर सर अभी ब्याज में इतना जनरेटर हो ना। यस सर। अब ऐसा सुनिएगा देखा है। सुनिएगा, पहले बात सुनिएगा, ऐसे नहीं बोल रहा हूँ मैं, अब सुनिएगा कैसे बहुत लंबा वर्ड बोल रहा हूँ मैं, अभी आज वर्ड आज क्लास के पूरा बेसिक चीज समझा रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। अब ये जो जनरेटर है सबके घरों में नहीं होता था, जो पैसा वाला लोग होते थे वही चला भी पाते थे। भाई डीजल के 100 रुपये लीटर डीजल है, कौन चलाएगा उतना? देखिए ये जनरेटर में, अभी जनरेटर में जो ये वाला पार्ट है ना, यही मेन जनरेटर है, ये जो आपको कह रहा हूँ, दिख रहा है आपको? यस सर। लेकिन ये जो डीजल पीने वाला पूरा इंजन है, ये पूरा डीजल पीता है, दैट इज प्राइम मूवर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं बाबू? प्राइम। और यही डीजल प्राइम से चलता है। जब ये डीजल से चलता है तो उसे साफ कपल होता है, तो जनरेटर चलेगा, फिर जनरेटर सप्लाई देता है, आप समझिएगा। तो यही पावर प्लांट में क्या होता है, ये जो प्राइम मूवर जो डीजल से चल रहा है ना, भाई म्यूट करो यार, यही जो प्राइम मूवर डीजल से चल रहा था, ये डीजल को वहां रिमूव होता है टरबाइन से। किससे रिमूव हो जाता है बाबू? टरबाइन से। टरबाइन। और अब वो टरबाइन चलता है किससे? वो टरबाइन चलता है वाटर का फ्लो डैम से। डैम के पानी क्या होता है कि पानी डैम ऊपर खूब डैम बांध दी जाती है, पानी रोक दी जाती है, और उस पानी को एकदम प्रेशर से गिराइएगा तो वहां एक पंखी होता था, उस पंखी पर गिरेगा, पंखी नाचेगा, पंखी जैसे नाचेगा बिजली उत्पन्न वो भी होता है ना सर। एनर्जी आवाज प्रोड्यूस नहीं आ होगा। रहा है। सर आवाज आवाज नहीं आ आवाज रहा और नॉट ऑडिबल। सर का नेटवर्क लगता है लो हो गया। Sir, you are not audible. सर साउंड नहीं आ रहा आपका। सर का फाइटिंग से। वेट मैं सर को मैसेज करती हूँ। मोहित लगता है सर म्यूट हुए का। मैसेज तो किया है मैंने सर, लीव भी हो गए। तब सेल बताओ। सुशील भैया। सर लगता है लिफ्ट हो गया। एक ठो और मैसेज आया स्पोकन ट्यूटोरियल से, किस बारे में?
आवाज नहीं आ रहा सर। सर का नेटवर्क इश्यू हो गया है सर, मैं भी मैसेज किया था। ज्वाइन करेंगे सर। कहीं सर का नेट ही कहीं खत्म हो गया होगा। तुम रिचार्ज करवा दे सर का। हमको भी लग रहा है रिचार्ज ये खत्म नेट हो गया। खत्म हो गया होगा सर का। सारा बात हाँ तो इसको रिकॉर्ड हो खोल रहा देना है। भाई। किसी के पास फालतू से भेज दो। कोई सर को पर्सनल मैसेज करके देखो। रुको मैंने यार, पर्सनल इसमें काहे मैसेज किया हड़बड़ा था, रहे, सब सर आ रहे बोले हैं। हैं अभी नेटवर्क इश्यू है। ओके। ठीक है। क्लास होगा कि नहीं है? हेलो यस हेलो। सर। यस यस सर। सर। यस सर। हाँ यस सर। यस ओके ओके ओके। नेट भग गए थे बीच में, इसलिए आपका क्लास ब्रेक हो गया था। अब आते हैं फिर बैक हो जाते हैं। अब सुनिएगा, तो जो पावर प्लांट का जनरेटर होता है दैट इज थ्री फेज जनरेटर। कौन सा जनरेटर बाबू? कौन सा जनरेटर बोलो? थ्री फेज थ्री फेज जनरेटर। जनरेटर। और जब भी थ्री फेज जनरेटर बोलते हो तो हर फेज में एक वाइंडिंग होता है, मतलब 3 गो वाइंडिंग होगा। कितना वाइंडिंग होगा बाबू? 3 वाइंडिंग। 3। 3 वाइंडिंग बाबू, 3 वाइंडिंग। अब 3 वाइंडिंग जो होता है तो नंबर ऑफ फेज की जब बात की जाती है, क्या की जाती है बाबू? नंबर ऑफ फेज, नंबर। हमारा फेज। मतलब एंगल की बात किया जाए, नंबर ऑफ फेज एंगल, सॉरी फेज एंगल अगर बात किया जाए, नंबर हटा दो। फेज अगर निकालोगे तो फेज जो होता है 360 बाई नंबर ऑफ फेज। क्या लिखते हैं बाबू? 360 बाई। 360 बाय नंबर। नंबर ऑफ फेज। तो 3 फेज है तो कितना का एंगल बनेगा ये? 120 डिग्री। 120।
तो तीनों वाइंडिंग को सुनो, तीनों वाइंडिंग की दूरी देखो, तीनों वाइंडिंग में नंबर ऑफ टर्न सेम रखा जाता है, मतलब जितना वायर लेफ्ट होगा सब में वायर नंबर ऑफ इक्वली लेफ्टा जाएगा, तो इसलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम होता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ वोल्टेज सेम होता है। दूसरा चीज कि फ्रीक्वेंसी सेम होने का भी रीजन है क्योंकि मशीन कांस्टेंट स्पीड से चलता है तो फ्रीक्वेंसी भी सेम रहेगा। अब ये जो फेज डिफरेंस समझ में आया, मतलब फेज डिफरेंस इन तीनों फेज के वोल्टेज में, मतलब आर वाई बी, अगर मैं बोल दूं कि वी आर का वोल्टेज वी आर है, इसका वोल्टेज वी वाई है और इसका वोल्टेज वी बी है, इन तीनों वोल्टेजों के बीच में एक एंगल डिफरेंस होगा, कितना होगा बाबू? 120 डिग्री का डिग्री का बाबू, 120 डिग्री का। तो ध्यान सुनिए, यहाँ लिखा है भैया जी, लेकिन ये जो फॉर्मूला लिखा है, ये फॉर्मूला केवल 2 फेज के लिए वैलिड नहीं है। किस फेज के लिए नहीं वैलिड है? देखो ये लिखा है, देखो तो 360/m लिखा है, दिख रहा है आपको? m इज द नंबर ऑफ फेज। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। तो देखो नंबर ऑफ फेज अगर 3 है तो फेज डिफरेंस कितना आया? 120 डिग्री। कितना? तो बस 2 फेज के लिए वैलिड नहीं है। 2 फेज बहुत कम यूज होता है, रेयरली यूज होता है बाबू 2 फेज। तो 2 फेज में एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है, लेकिन इसे निकालोगे तो 180 आ जाएगा। तो केवल ये 2 फेज के लिए वैलिड नहीं है। ये बात समझ में आ रहा है? बोलिए। यस सर। अब देखिए, यस सर। अब 3 फेज सिस्टम दो प्रकार का है। पहला वास्ट होता है बैलेंस सिस्टम और दूसरा होता है बाबू अनबैलेंस। Excuse me, sir. जी बोलिए। सर ये 2 फेज के लिए वैलिड क्यों नहीं है? 2 फेज में देखो, बेसिकली 2 फेज ना तो जनरेशन होता है ना 2 फेज को ट्रांसफर किया जाता है। 2 फेज एक एक्स्ट्रा क्रिएशन था जो पार्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। पार्टिकुलर एप्लीकेशन मतलब कहाँ पे है सर? तो जैसे स्टील सेल कंपनी है, सेल कंपनी का नाम सुने हो? यस सर। तो वहां Yes, पे yes, आर्क को चलाने के लिए, हाँ वहां पे आर्क फर्नेस होता है। आर्क फर्नेस जानते हो बाबू? नो सर। आर्क फर्नेस है। अच्छा घर में अच्छा घर में हीटर देखे हो? घर में हीटर, यस यस सर। यस सर। यस सर। हीटर का यूज कर। अच्छा इसी तरह प्लांट में जो मेल्ट होता है, जिस बड़े बड़े लोहे को मेल्ट की जाती है ना, तो वहां पे भट्टी चलता है, तो भट्टी इलेक्ट्रिक भट्टी होता है, जैसे आर्क फर्नेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू? आर्क फर्नेस। और उस आर्क फर्नेस का टेम्परेचर 3000-4000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। मतलब अगर इंसान को डाल दो तो पता नहीं चलेगा हड्डी होती। जैसे लाश जलता है ना, देखिए इलेक्ट्रिसिटी से लाश जलता हुआ बांस घाट में। सर नहीं देखा। नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी देखो, लाश को 2 चीजें जलाया जाता है। जैसे बड़े बड़े शहरों में पोल्यूशन को देखते हुए लकड़ी बैन है तो इलेक्ट्रिसिटी से लाश जलाया जाता है। तो उसमें बॉडी को रख दिया जाता है और उस चेंबर में भेज दोगे और चेंबर में जैसे ऑन करेगा इलेक्ट्रिसिटी, उसको 2 मिनट में जला देता है। यही चीज सेल कंपनी हो, जो जितने भी स्टील पावर प्लांट है, ये जितने भी लोहे वाला प्लांट है, या जितने भी आपका फॉर्गिंग करती है, जो लोहे को मेल्ट करती है, वो सब आर्क फर्नेस यूज करती है। वो आर्क फर्नेस में 3 फेज सप्लाई दिया जा रहा था, तो 3 फेज सप्लाई को अनबैलेंस कर दे रहा था। क्या कर दे रहा था बाबू? अनबैलेंस कर रहा था। अनबैलेंस। तो अनबैलेंस करने की वजह से पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि सिस्टम अगर अनबैलेंस हो जाएगा तो पूरा तीनों फेज डिस्टर्ब हो जाता था। तो उसको चलाने के लिए 2 फेज का निर्माण हुआ, और 2 फेज को देने वाले जो साइंटिस्ट भाई साहब थे वो थे एस्कॉट। कौन से? एस्कॉट। इन्होंने एक कनेक्शन बनाया 2 फेज, और ये 2 फेज पार्टिकुलरली उसके लिए ही बना, और कहीं 2 फेज यूज नहीं होता है, केवल सिंगल फेज और 3 फेज यूज होता है। ठीक है बाबू? तो 2 फेज में अगर एंगल 180 डिग्री को रख दोगे तो एक फेज 180 पे और दूसरा फेज 180 पे, तो दोनों का मैग्नीट्यूड से एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल आउट कर देगा ना। यस सर। तो आपको जो रिजल्टेंट चाहिए वो मिलेगा ही नहीं। यस रिजल्टेंट नहीं मिलेगा ना, तो रिजल्टेंट चाहिए हमको, तो दोनों को एक दूसरे को 90 होता है। बस यही एक एक्सेप्शन केस होता है। ठीक है? अब अपने पास 2 तरह का सिस्टम होता है बाबू। कितना तरह का बाबू? 2 तरह का। 2 तरह का। पहला होता है 3 फेज बैलेंस सिस्टम और दूसरा होता है 3 फेज अनबैलेंस सिस्टम। कौन सा सिस्टम बाबू? 3 फेज बैलेंस और 3 फेज अनबैलेंस। समझिएगा। अनबैलेंस। हाँ, अगर 3 फेज बैलेंस बोलते हो, देखो मैंने बोला ना वी आर, देखो वी आर, वी वाई और वी बी, 3 वोल्टेज बोला ना, ध्यान से सुनो। बोला ना बाबू 3 फेज है, बोलो। यस सर। तो इन तीनों का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल है, क्या होना चाहिए? तीनों का मैग्नीट्यूड, अगर सिस्टम बैलेंस है तो तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा सर। पहला सुनो, पहला पॉइंट, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और मान लो कि वी वोल्ट है तो वी वोल्ट होगा, और तीनों का फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा? इक्वल होगा। इक्वल होगा। और तीनों एक दूसरे से कितना डिग्री पर आएंगे बाबू? 120 डिग्री पे। कितना डिग्री पे? 120 डिग्री। 120 120। हाँ, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल। इससे हम बोलते हैं बैलेंस। क्या बोलते हैं? बैलेंस। बैलेंस। बैलेंस कंडीशन के लिए पॉइंट क्या है
कि तीनों फेज के वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, तीनों फेज का फ्रीक्वेंसी इक्वल होना चाहिए, और तीनों फेज का वोल्टेज एक दूसरे से कितना दूरी पर रहेंगे बाबू? 120 डिग्री पे। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग बोलते हैं बैलेंस सिस्टम। क्या बोलते हैं? बैलेंस सिस्टम। और जब सिस्टम बैलेंस होता है तो मैग्नीट्यूड और वोल्टेज समान होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होती है और एंगल 120 होता है। तो अगर ऐसे सिस्टम का जब हम फेजर डायग्राम बनाएंगे, क्या बनाएंगे बाबू? फेजर डायग्राम, समझिएगा। फेजर डायग्राम। अगर मैं आपको लिख दूंगा वी आर इक्वल टू, सपोज मानो वी आर इक्वल टू आपको लिख दिया क्या? देखो ध्यान से मैं लिखता हूँ, वी आर इक्वल टू मान लो वी एम साइन ओमेगा टी लिख दिया। क्या लिख दिया बाबू? VM वीएम साइन ओमेगा टी। ये एक फेज का वोल्टेज है, एक सिंगल फेज का। तो फिर वी वाई लेंगे, तो वी वाई में भी सब सेम टू सेम होगा, यही होगा, वी एम साइन ओमेगा टी होगा। लेकिन अब इसमें कितना का फेज दिखाएंगे बाबू? 120 हाँ, 120 तो माइनस 120। अब देखो, तो एक वो जो रेफरेंस मान लिया, किसको मान लिया रेफरेंस? 100 माइनस 20। तो फिर वीबी का क्या लिखेंगे बाबू? तो वीबी इसको टू लिखेंगे वी एम साइन ओमेगा टी, और माइनस 120 और जोड़ेंगे इसमें, किसमें? ये माइनस 120 में, तो माइनस 240। तो ये तीनों को तीनों एक दूसरे से, अब देखो, अब इन तीनों का फेज डायग्राम बनाओगे, क्या बनाओगे बाबू? अब ऐसा कोई नहीं कि आर, सुन लो, अब ऐसा भी नहीं है कि आर को वही लिखेंगे, वाई को वही लिखेंगे, किसी को भी कुछ नाम दे सकते हो, आपकी मर्जी है सर। हाँ रुको, पहले सुनो मेरे बात, अभी सर मत करना, पहले सुनो मेरे बात। मैंने बोला ऐसा कुछ चीज में इंपॉर्टेंट नहीं कि आर को ही ये लिखेंगे, नो। आप वाई को भी वीएम साइन ओमेगा टी बोल सकते थे, और बी को भी वीएम साइन ओमेगा टी बोल सकते थे। लेकिन अगर एक को साइन ओमेगा टी बोल दिया तो दैट इज योर रेफरेंस। क्या हो जाता है बाबू? ये हो जाएगा रेफरेंस, क्योंकि इसी में 0 डिग्री का एंगल होगा ना बाबा। बोलो यस सर। तो क्या लिखोगे? इसको भी एंगल 0 लिखोगे? बोलो इसको क्या लिखोगे? भी एंगल माइनस 120 लिखोगे? यस सर। यस सर। यस सर। और इसको क्या लिखोगे? भी एंगल माइनस 240। आया ना? तो देखो, लिखने का तरीका बहुत सारा है, पहले ये तरीका प्लस सीखो। ये 3 वोल्टेज लिखा गया। अब ध्यान सुनिएगा, अगर इन तीनों को फेजर डायग्राम बनाएगा, क्या बनेगा वो? फेजर। तो देखो, आर को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। क्या मान लूं? आर को रेफरेंस मान लिया? यस। यस बोलो सर। बाबू। तो आर को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। देखो, आर को मैं रेफरेंस मान लिया, तो यहाँ से बी कहाँ जाएगा? 120 डिग्री पीछे, बी वाई है ना, जाएगा ना? तो निगेटिव है तो क्लॉकवाइज जाता है ना बाबू। बोलो हाँ या ना? यस सर। यस सर। अब फिर इससे, अच्छा, अब फिर वीबी कितना पीछे है आर से? आर और वीबी के बीच का एंगल देखो कितना है? 120। आर और वीबी का 120 है बाबा, तो 240 है। देखो ना, 240 आर में 240 0 देखो, 120 ये है हुआ, यस। तो 240 कहाँ जाएगा? 120 और यहाँ जोड़ोगे, कहीं आएगा? यस सर। तो देखो, अब यहाँ सुनना मेरे बात को ध्यान से, ये भी हो गया 120, ध्यान सुनना, ये भी 120, ये भी हो गया, ये 240 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बोलो 120 120 240, ये कितना बचेगा बाबू? 120 का 120 ठीक है। तो देखो, तो अब तीनों वोल्टेज का मैग्नीट्यूड मतलब इक्वल, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो गया, तीनों का लेंथ बराबर हो गया। बोलो हाँ या ना? यस तीनों सर। के एंगल इक्वल है कि नहीं है? बोलो हाँ या ना? यस सर। तीनों फ्रीक्वेंसी देखो, तीनों फ्रीक्वेंसी ओमेगा टी है। ओमेगा टी है कि नहीं फ्रीक्वेंसी? यस सर। ये नहीं कि एक में ओमेगा है तो दूसरा में ओमेगा नहीं है, सब में ओमेगा ही ओमेगा टी है। देखो यहाँ पे ओमेगा टी है ना, तो फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं बैलेंस। समझ में आई बात? अब बैलेंस सिस्टम का बेनिफिट क्या होता है सर? थोड़ा सा दोबारा से बता दीजिए सर। अब बैलेंस सिस्टम का बेनिफिट ये होता है कि अगर आपको एक फेज के बारे में पता है तो रिमेनिंग 2 फेज के बारे में आप इजीली बता दोगे। अगर एक फेज के बारे में तो रिमेनिंग 2 फेज के बारे में क्या कर सकते हैं बाबू? इजीली बता सकते हैं। क्लियर? अब बोलो तुमको कहाँ डाउट है बाबू? हेलो सर वहाँ पे जो VR इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी ले लिए हैं और VY इक्वल्स टू VM साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिए हैं, जी। तो इसमें प्लस 120 डिग्री भी लिख सकते थे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिखते हैं। देखो अभी घबराओ मत, अभी मैं एक बनाया, पहले समझिए, लिख सकते हैं। देखो तो लिख रहे हैं। अभी फेजर डायग्राम से बेनिफिट क्या है? देखो ये 3 फेज बैलेंस सिस्टम का फेजर डायग्राम। अगर कोई भी सिस्टम सुन लेना, अब अनबैलेंस किसे बोलेंगे? तो अनबैलेंस में या तो वोल्टेज का मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं होगा, या दोनों के बीच का एंगल 120 नहीं होगा, या फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होगा, या तीनों सेम नहीं होगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? अनबैलेंस। अनबैलेंस। अब देखिए, अब जो बात इन्होंने बोला मैं उस बात को फिर यहाँ लिखता हूँ, ध्यान सुनिएगा। इन्होंने एक बात बोला, बहुत अच्छी बात बोला,
उन्होंने बहुत सही बात पकड़ा है, मैं उसको अभी लिखा नहीं, अभी लेता हूँ। देखो अगर एक सिस्टम बैलेंस है, क्या है बाबू, एक सिस्टम बैलेंस है, मैं इस बैलेंस को यहाँ मार्क कर रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा, मैंने मार्क कर दिया बाबू। अब हमको किसी बारे में आइडिया नहीं है, उसने केवल बोल दिया 3 फेज सिस्टम बैलेंस है। क्या बोल दिया वो, एक 3 फेज सिस्टम बैलेंस है। तो मैंने उसमें, हाँ, अब बैलेंस में देखो 2 चीज देता है, बी वाई बी। अभी 120 डिग्री का एंगल हो गया ना, 120 अगर बैलेंस बोल दिया तो ये होना चाहिए बाबू। तो हमें बैलेंस में 2 ही चीज पता है, क्या, एक तो इनके बीच की दूरी का एंगल 120 होगा, ठीक है, और दूसरा क्या पता है बाबू कि तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, सेम होगा, फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। फ्रीक्वेंसी भी सेम होगा। अब समझिएगा, अब इन्होंने बोला मान लो किसी एक फेज का वोल्टेज गिवन था, किसी फेज का वोल्टेज मान लो, किसका मान ले बाबू, आर का ही मान लेते हैं। मान लो आर का एंगल दिया था 230, मान लो 200 एंगल साइन 314 थी, ये दिया था, मान लो ये दिया था ना, बोलो ये दिया था हमको, मान लेते हैं ये दिया था, बोलो हाँ या ना। यस सर। तो देखिए इस फेज को लिखने के लिए 2 तरीका है। देखिए एक क्लॉकवाइज में गए तो क्लॉकवाइज में क्या लिखेगा, मैं भी बोला कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, तो 200 तो वही रह जाएगा, साइन 314 भी रह जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं होगा। 314 रख दिया। अभी क्लॉकवाइज में गए हो ना बाबू, तो क्लॉकवाइज के लिए माइनस, और कितना का एंगल है इसमें, 120। ये बात आपको समझ में आई, बोलिए बोलिए, ये समझ में। अब किसी ने बोला सर ये तो ठीक है, लेकिन मैं इंटू टी, हाँ टी लिख लेते हैं, हाँ। अब किसी ने बोला सर क्या मैं इधर से नहीं चल सकता था, हम चल सकते थे। अब एंटी क्लॉकवाइज में कितना डिग्री हो गया बाबू, ये 240। इसको लिख सकते, इसको लिखेंगे 200, हाँ 200, देखा सुनना, 200 साइन 314 टी, चूंकि एंटी क्लॉकवाइज है ना, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए क्या बोला था बाबू, प्लस 120। तो प्लस 120 नहीं बाबा, अब 240 है, 120 और 120 है। अब ये भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई भी एक लिख सकते हो। आई बात समझ बाबू। यस सर। अब दूसरे के लिए देखो, अब एक फेज मान सर लो ना, 240 कैसे आया? देखो बाबू 120, ये देखो ना 120 और 120 से कितना चली, कितना डिस्टेंस पाई है, 240। इसलिए अब देखो, 240। अब देखो, अब ध्यान सुना, अब इसमें बी फेज का देखो, अब बी फेज के लिए यहाँ से यहाँ चलोगे कितना दूरी चलना पड़ेगा, -240। तो 240 होगा ना, क्लॉकवाइज में चले हो ना बाबू, बोलो तो इसको क्या लिखोगे, देखो 200, ध्यान सुनना, 200 साइन 314 टी माइनस माइनस 240। अब आपके मन में तो ठीक है, चलो चलो क्लॉकवाइज चल रहे, लेकिन सर क्या हम ऐसे भी तो चल सकते थे, तो ये तो भैया एंटी क्लॉकवाइज में से पीछे चला, कितना चला, 120 तो 200 साइन 314 टी प्लस 120, ये दोनों लिख सकते हैं। 200 साइन क्यों लिख रहे हैं? क्या वो 200 साइन क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम होता है ना बाबू, 200 मैंने माना है इसका, ये तो समय तो समय ये चलेगा ना, केवल फेज डिफरेंस होगा, केवल किसका डिफरेंस होगा बाबू, फेज डिफरेंस। तो एक बैलेंस सिस्टम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि किसी एक फेज के बारे में अगर हमें पता हो तो हम रिमेनिंग 2 फेज के बारे में भी बता पाते हैं। क्लियर, देखा ना, यस सर। एक फेज मालूम था, 2 फेज बता दिया कि नहीं बता दिया, यस। बात समझ आई कि नहीं आई, बोल बाबू, क्लियर है इतना, यस सर। क्लियर है बाबू। तो देखो इस सब चीज आपने नोट्स में लिखा है, आप इतना तक नोट्स पढ़ के आइएगा, ये सब आपके नोट्स में लिखा है, जितना समझाया मैंने, ऐसा नहीं कि नोट्स में नहीं लिखा, आपको ये निकालना है तो निकाल सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना है तो निकल ले सकते हो, तो कोई आगे काम आएगा आपको, लेना है ले लो, यस ले लिया, ले लिए। तो ये नोट्स में आपके अवेलेबल है, और ये मैंने ग्राफ बनाया था इसका, ये ग्राफ बनाया था, ध्यान से देखिएगा। और इसमें एक 2 चीज और बताना है, फेज सीक्वेंस, फेज सीक्वेंस समझाना जरूरी है, ठीक है। यह बात समझ में इतना तक आई, यस सर। तो बाकी कहानी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसमें 2-3 क्लास लगेंगे, क्योंकि देखो पढ़ाने के लिए टॉपिक पढ़ाना है, लेकिन एक टॉपिक पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा, पहले बेसिक चीज जानना जरूरी है। तो बैलेंस समझ में आया, अनबैलेंस